नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसद में कोई भी अप्रिय घटना की आशंका थी और इसी वजह से उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब नहीं दिया। और ये खुलासा खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री का विरोध करते करते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनके सांसद, उनके नेता प्रधानमंत्री के साथ संसद के अंदर सारी मर्यादाएं पार करने के लिए भी तैयार हैं। और लोकतंत्र के लिए और इस देश के लोगों के लिए ये बेहद चिंता की बात है। आज हम इस सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या कांग्रेस का विरोध अब सारी मर्यादाओं से आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाली पार्टी अब मोदी की कब्र खोदने की बात कह रही है। इसके बाद आपको भारत और अमेरिका के ऐतिहासिक ट्रेड डील के बारे में बताएंगे, जिसे फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। 10 महीनों के टैरिफ विवाद के बाद ये भारत के 146 करोड़ लोगों की एक बड़ी जीत है। अब अमेरिका ने भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ लगाया है, जो दक्षिण एशिया में और बड़े बड़े देशों से भी सबसे कम है। और इस समझौते को प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य की जीत भी आप कह सकते हैं। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में उलझने की बजाय इस दौरान इंडिया फर्स्ट की नीति पर चुपचाप काम करते रहे और अटल रहे। और आखिर में हम एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच पर उठ रहे सवालों को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस स्विच से ही विमान के इंजन्स को ईंधन की सप्लाई होती है। 1 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु आ रहे इस विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच एक नहीं बल्कि 2 बार अपने आप बंद हो गया। और इसकी जांच के बाद डीजीसीए ने कहा है कि ये एक मैनुअल प्रॉब्लम है और इस स्विच का डिजाइन ऐसा है कि अगर इसे गलत तरीके से दबाया जाए तो कई बार ये अपने आप बंद हो सकता है। अब ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से जवाब मांगा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी होने की आशंका के बावजूद इस विमान को उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी गई। सबसे पहले आज की सबसे चिंताजनक खबर। यह खबर किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश को चिंता में डाल सकती है और जो भी व्यक्ति हमारे देश में लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखता है, आज ये खबर उसे चिंता में डाल देगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो ये है 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब लोकसभा में क्यों नहीं दे पाए। तो इसका जवाब ये है, ओम बिरला ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा में कुछ भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। ओम बिरला ने कहा कि उनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंचकर कोई भी अप्रिय घटना कर सकते थे। सबसे पहले आप कल लोकसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। आइटम नंबर 13, माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे। और इस हंगामे में कांग्रेस की कुछ महिला सांसद भी शामिल थीं और इन महिला सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे और ये सांसद लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस तस्वीर को मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। आज आप यहां पर ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है जो इस समय आप देख रहे हैं ये कोई सदन हो सकता है संसद का? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई क्लासरूम है किसी स्कूल का जहां पर क्लास में हंगामा हो रहा है, लेकिन ये लोकसभा है। विपक्ष के जो सांसद थे वो इस कदर हंगामा कर रहे थे कि उस समय वहां पर कुछ भी हो सकता था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर ऐसे माहौल में
प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होते तो लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी और इसीलिए ओम बिरला ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय स्वीकार कर लिया और यही कारण है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण नहीं दिया। सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रखे मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। कांग्रेस का विरोध सदन के बाहर लोकसभा स्पीकर के चेंबर में भी जारी रहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर एक बयान दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस के सांसद शिकायत लेकर ओम बिरला के चेंबर में पहुंच गए और उस समय वहां विपक्षी नेताओं, बीजेपी के सांसदों और सरकार के मंत्रियों के बीच जमकर बहस हुई। वो तस्वीरें भी आप देखिए। ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह से उनके कमरे में हंगामा हुआ वो संसदीय परंपराओं में एक काला अध्याय माना जाएगा। दर्शकगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्माननीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। ये पूरी घटना बहुत ही चिंता में डालने वाली घटना है और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसका विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को क्या जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोदी तेरी कब्र खोदेगी ऐसे नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के सम्मान, सुरक्षा और विकास के लिए काम कर रही है, इसलिए विरोधी पार्टियां उनकी कब्र खोदने की बातें करती हैं और ये विपक्ष की नफरत को दिखाता है। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने
370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। वर्ष 2004 के बाद आज ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में प्रधानमंत्री के पारंपरिक भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी पिछले 22 वर्षों में संसद के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा टूट गई और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते इस दुखद घटना का श्रेय ले सकते हैं। संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि वो प्रधानमंत्री के विरोध में इतने आगे बढ़ गए कि अब उनके सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना की योजना बनाने की हिम्मत भी दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कांग्रेस के सांसदों के बारे में जो बताया है, ये देश के लिए एक चेतावनी है और राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और विचारधारा की लड़ाई में कभी भी प्रधानमंत्री के सम्मान और सुरक्षा को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज इस घटना पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो चेतावनी दी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने, ये बहुत चिंताजनक बात है। और ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं आए और जिस अप्रिय घटना की बात ओम बिरला कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन ज़रा कल्पना करके देखिए कि उस समय क्या क्या हो सकता था। मैं आपको 20 जुलाई 2018 की एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। उस समय राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक पहुंच गए, आप देखिए, और अचानक से उन्हें गले लगा लिया, या कह सकते हैं कि गले पड़ गए। और प्रधानमंत्री मोदी बड़े अचरज में थे। अचानक से राहुल गांधी उठते हैं अपनी सीट से और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक चले जाते हैं, उन्हें छूते हैं। और अब मैं आज ये सवाल देश के सामने खड़ा करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद इतने करीब प्रधानमंत्री के पहुंच जाते और उस समय वो उनका घेराव कर लेते सदन में, उनके लिए कोई ऐसी अपमानित स्थिति पैदा कर लेते, अपमानजनक स्थिति पैदा करते, उनके साथ कोई धक्का मुक्की कर देते, कोई अपशब्द कहते या उनके ऊपर कोई कागज फाड़ कर फेंक देते। और ये सब चीज़ों का लाइव टेलीकास्ट देश में हो रहा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे देखा जाता, पूरी दुनिया ये देखती कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद भवन में, लोकसभा में आज क्या हो रहा है। और हो सकता है कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो षड्यंत्र यही हो। उन्हें लगा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भारत के संसद भवन की तस्वीर है? ये तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ये किसी कॉलेज की तस्वीर है। आपने देखा होगा अक्सर कॉलेजों में जो छात्र होते हैं, खास तौर पर जो छात्र नेता होते हैं, वो ऐसे ही अपने कुछ गुट के साथ, अपने ग्रुप के साथ सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं और हर आने जाने वाले छात्र पर वो ऐसे फब्तियां कसते हैं, ऐसे इस प्रकार के कमेंट पास करते हैं और लोगों को छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको कोई कॉलेज याद आ रहा होगा
और आपके कॉलेज में भी ऐसे लोग बहुत रहे होंगे, जब कॉलेज में एक ग्रुप का सरदार होता है गुट का, वो अपने लोगों के साथ बैठा होता है और फिर वो हर आने जाने वाले छात्र को परेशान करता है, उसके ऊपर व्यंग करता है, उसका मजाक उड़ाता है। क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार का रवैया शोभा देता है? संसद भवन की सीढ़ियों पर इस तरह बैठकर सस्ता हंसी मजाक करना क्या यह शोभा देता है? यह तो दिन की बात है। दिन में यह सब करने के बाद शाम को क्या षड्यंत्र चल रहा था, यह बड़ा हैरान करने वाला है। शाम के लिए तैयारी यह हो रही थी कि प्रधानमंत्री आएंगे अपना भाषण देने के लिए। वहां कुछ महिला सांसदों को जानबूझकर खड़ा किया गया था ताकि महिला सांसद एक शील्ड की तरह काम कर सकें, और महिला सांसदों को वहां से फिजिकली हटाना भी बड़ा मुश्किल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में कोई ऐसी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी नहीं होती। जो मार्शल होते हैं वो भी बाहर होते हैं। मार्शल आते समय जितनी देर में आएंगे उतनी देर में तो सब कुछ बहुत समय निकल जाता है। और शायद यही षड्यंत्र था प्रधानमंत्री का किसी भी रूप में अपमान करने का। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और लगभग 1 घंटे 38 मिनट के अपने इस भाषण में उन्होंने भारत को एक विकसित बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर विपक्ष के हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने 6 वर्षों में 9 बड़ी ट्रेड डील्स की हैं अलग अलग देशों के साथ, और दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ अब व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं। और कांग्रेस के नेता इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि पहले इतने बड़े आर्थिक समझौते नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने आज गांधी परिवार के सरनेम पर भी एक नई बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के परिवार ने गांधी सरनेम गुजरात से चोरी किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को ही समस्या मानते थे, जबकि वो देश के नागरिकों को सामर्थ्यवान मानते हैं। यही फर्क है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़।
उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। असल में राहुल गांधी के लिए आज पूरे देश की सलाह ये रहेगी कि उन्हें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्हें मर्यादा का आचरण करना चाहिए, उनके हर काम में मर्यादा ज़रूर होनी चाहिए और आज की राजनीति में घृणा और नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, तो वो आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए आज हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि वो एक अलग प्रकार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। ये एक शानदार मौका उन्हें मिला है जिसमें वो एक अलग प्रकार की राजनीति करके देश के लोगों को दिखा सकते थे, देश के युवाओं को वो ये बता सकते थे कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन वो राजनीति के स्तर को और ज़्यादा नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी के एक सांसद 61 वर्ष के सी सदानंदन मास्टर की कहानी सुनाई थी, जिनकी एक राजनीतिक हिंसा में दोनों जो उनके पैर हैं वो काट दिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में उनका जिक्र किया और कहा कि एक तरफ हमारे सदानंदन मास्टर हैं जिनके दोनों पैर सिर्फ राजनीतिक विचारधारा अलग होने की वजह से काट दिए गए, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं। वो किसी को अपशब्द नहीं कहते और ना ही उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष या कटुता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती। गर्व होता है। और कल जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो लीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल लीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे। तो राहुल गांधी और सदानंद मास्टर जो हैं, उन दोनों के बीच की तुलना जरा कीजिए। राहुल गांधी की तो सिर्फ सत्ता गई है, राहुल गांधी की पार्टी तो सिर्फ कुछ चुनाव हारी है, लेकिन सदानंद मास्टर के तो दोनों पैर चले गए, दोनों पैर काट दिए गए। सिर्फ कुछ चुनाव हारने की वजह से, सत्ता जाने की वजह से ही राहुल गांधी कितने क्रोध में रहते हैं,
कितना द्वेष दिखाते हैं, कितनी घृणा दिखाते हैं, कितना अपमान और मजाक करते हैं बाकी लोगों का। और दूसरी तरफ सदानंद मास्टर को देखिए, दोनों पैर चले गए, फिर भी उनके चेहरे पर एक सौम्यता है, फिर भी किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, फिर भी कहीं बैठकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे, चुपचाप अपनी कहानी बता रहे। यह है दो विचारधाराओं का फर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगभग 5 महीने पहले 50% टैरिफ लगा दिया था और इन 5 महीनों में हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने और मीडिया के एक वर्ग ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी दोस्ती टूट गई है और कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर भी कई सवाल उठाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही कोई करारा जवाब दिया और ना ही ऐसा करने के लिए अपने विरोधियों की आलोचना की। वो चुपचाप धैर्य के साथ अपना काम करते रहे। पिछले एक हफ्ते में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, और अब अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, जिसे आप फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह सकते हैं। कूटनीति में धैर्य और आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील को करके यही साबित किया है कि अगर दो देशों के आपसी रिश्तों में भी धैर्य रखा जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती का हल निकाला जा सकता है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। एक चैंपियन की तरह उनकी एंट्री हुई और फिर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इस बैठक में ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली की प्रशंसा की गई और एनडीए की तरफ से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें एक बहुत बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक कदम बताया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ट्रंप टैरिफ को लेकर काफी आलोचना की, लेकिन सरकार ने धैर्य बनाए रखा और आज उसका परिणाम सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से बदलाव हो रहा है और यह भारत के पक्ष में बदल रहा है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के पिछले 10 महीने भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा का दौर था। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने बयानों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और जब जब वो इस प्रकार के बयान देते थे तो उसका पूरा फायदा हमारे ही देश के विपक्षी नेता उठाते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इन बयानों में उलझने की बजाय बहुत ही धैर्य के साथ बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी इस बातचीत में इंडिया फर्स्ट की नीति पर अटल रहे और हर बार उन्होंने यही कहा कि भारत अपने हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के
साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब 0 ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से 0 ड्यूटी लगेगी। तो जो इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, आप इस ट्रेड डील का हीरो प्रधानमंत्री मोदी को कह सकते हैं। और ये सिर्फ कूटनीति की बात नहीं है, ये आप सबके लिए एक लाइफ लेसन है। जब चारों तरफ से हमले हो रहे हों तो चुपचाप अपना काम करना चाहिए और आगे चलकर आपका काम बोलता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब सामने वाला आक्रामक हो तो उसे कैसे संभालना है। अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को रशिया से तेल खरीदने और यूरोपियन यूनियन से डील करने पर धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जवाब हर बार बेहद शांत रहा और गरिमापूर्ण रहा। विपक्ष के कई नेता सरकार पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे और उनके लिए ट्रेड डील करारा जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील से यह साबित किया है कि भारत किसी की दादागिरी के दबाव में झुकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को सिर्फ विदेश मंत्रालय के फाइलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को प्राथमिकता दी है। और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और शक्तिशाली नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक मजबूत रणनीतिक साझेदार है। और भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील को आप सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं कह सकते, बल्कि ये एक प्रकार की कूटनीतिक क्रांति है। इस डील के बाद अब यह कहा जा रहा है कि यह नया हिंदुस्तान है जो डील भी करता है और दोस्ती भी निभाता है। अब बहुत सारे लोग दुनिया भर में ये चर्चा कर रहे हैं कि ये डील क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी टाइमिंग क्या रही और ये इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि अमेरिका की एक बड़ी प्रसिद्ध न्यूज़ मैगजीन है जिसका नाम है न्यूज़ वीक। और न्यूज़ वीक की एक हेडलाइन है जो आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं। ये न्यूज़ वीक की हेडलाइन है और ये हेडलाइन कहती है ट्रम्प्स सरप्राइज। देखिए, ट्रम्प सरप्राइज इंडिया डील, डीसी ब्लिंक्ड, दिल्ली सेड यस। डीसी मतलब वहां की जो राजधानी है। तो वॉशिंगटन डीसी जो है वो ब्लिंक कर गया और इस दौरान दिल्ली ने हां कर दी। हिंदी में अगर इसे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूं तो इसका मतलब यह है कि दोनों देश पिछले 5 महीनों से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे थे और कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका ने पहले पलक झपकाई, या कह लीजिए कि उसे पलक झपकानी पड़ी, और उसके बाद भारत ने इस डील के लिए हां कह दी। और अमेरिका के पलक झपकाने का कारण था 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच हुई ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, ऐसा इस मैगजीन का कहना है, जिसकी हेडलाइन अभी मैंने आपको यहां पर दिखाई है। यह न्यूज़ वीक का कहना है। न्यूज़ वीक ये कहता है कि इस डील के बाद दुनिया का शक्ति संतुलन एक बार फिर से भारत के पक्ष में बदल रहा है। और ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं आज न्यूज़ वीक का, वो ये कहता है कि
जब भारत ने ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील कर ली तो ये एक दबाव की तरह इसने काम किया। अमेरिका पर इसका बड़ा दबाव पड़ा और अमेरिका को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत के साथ डील ना कर पाएं और भारत पूरी दुनिया के साथ एक एक करके बेहतरीन डील साइन करता जा रहा है और इन डील्स के साथ भारत बहुत आगे निकल जाएगा और हो सकता है एक समय ऐसा आए जब हमारी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यह हेडलाइन लिखी गई है कि ट्रंप ने सरप्राइज डील भारत के साथ कर ली, क्योंकि ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भारत ने ईयू के साथ अगर इतनी बड़ी डील की है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ भारत लगातार ट्रेड डील करता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को आगे चलकर अमेरिका के बाजारों की कोई आवश्यकता ही ना पड़े और अमेरिका की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाए। इसीलिए अगर आप देखें 27 जनवरी को भारत और ईयू ने यह ट्रेड डील साइन की थी। ये जो तस्वीर है ये पूरी दुनिया ने देखी। ये तस्वीर अमेरिका तक गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तस्वीर को देखा और इस तस्वीर के बाद उन्होंने इस पर रिएक्ट किया और कल रात भारत और अमेरिका ने भी ये ट्रेड डील साइन कर ली। तो जो इसका आप कह सकते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट है वो तो ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ईयू और भारत के बीच हुई इतनी बड़ी ट्रेड डील है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी की भी जोरदार वापसी हुई है और इस रणनीति का नाम है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों सहित दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, सप्लाई चेन पार्टनर और रणनीतिक साझेदार बनाना चाहती है। यानी वो चीन का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और अमेरिका भारत को अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि अपना रणनीतिक सहयोगी मानता है और भारत को चीन के मुकाबले एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर वो देख रहा है। तो ये दो कारण दुनिया भर में बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक वर्ष 2026 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उसमें चीन का योगदान सबसे ज्यादा होगा 26.6%। भारत का योगदान दूसरे नंबर पर होगा 17% और अमेरिका का योगदान सिर्फ 9.9% होगा। जो हम कहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर, यही है नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें भारत बहुत ऊपर है। अमेरिका और भारत के योगदान को अगर हम मिला दें तो ये मिलकर 26.9% हो जाता है, जो चीन के 26.6% से भी ज्यादा है। अमेरिका ने यह गणित भी लगाया होगा कि अगर अमेरिका और भारत मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की साझेदारी भारत से ना होती और चीन और भारत की साझेदारी हो जाती तो भारत और चीन मिल अगर जाएं तो इन दोनों का कुल योगदान होगा 26.6% जमा 17% यानी 43.6%। और अमेरिका और पश्चिमी देश यही देखकर डर गए। ये दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होगा और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह आंकड़ा अमेरिका जैसे देश को भी डरा सकता है। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की सिर्फ तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि दुनिया की ग्रोथ के सबसे ताकतवर इंजन्स में से एक है। अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया और ग्लोबल इकोनॉमी में चीन के प्रभाव को बैलेंस करे और इसी वजह से भारत के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी तीनों मोर्चों पर अमेरिका अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, अंत भला तो सब भला। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस ट्रेड वॉर के आखिर में यही हुआ। जैसे ही इस डील की खबर आई, दुनिया भर की वित्तीय संस्थाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा और बढ़ गया। अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता होने से भारत की जीडीपी में 0.2% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने इस साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है और टैरिफ घटने से भारत को 5 बड़े आर्थिक फायदे होंगे। तो अगर आप इस डील के बारे में हर जानकारी पाना चाहते हैं, आप भी इस डील के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको आज का ये डीकोड देखना चाहिए। तो 5 फायदे देखिए भारत को होंगे। पहला, अमेरिका में भारतीय सामान अब सस्ता हो जाएगा और इससे भारतीय सामानों की बिक्री पहले से ज्यादा बढ़ेगी।
इससे हमारे देश के छोटे और लघु उद्योगों को फायदा होगा और नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरा, टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 29% अकेले अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ लगने से इस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले कम टैरिफ का सबसे ज्यादा फायदा भारत के कपड़ा उद्योग को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, भारत में विदेशी निवेश यानी एफडीआई में अब वृद्धि होगी। 50% टैरिफ की वजह से भारतीय बाजार को लेकर अभी तक एक अनिश्चितता बनी हुई थी। अब यह स्थिति खत्म हो चुकी है और ऐसे में विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाएंगे। चौथा, भारत का व्यापार घाटा कम होगा। भारत का सबसे ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार आज अमेरिका के साथ होता है और इस व्यापार में भारत को ज्यादा फायदा मिलता है अमेरिका के मुकाबले। ऐसे में अमेरिका में भारतीय सामानों की बिक्री बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा और कम होगा। और पांचवां, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आएगी। विदेशी निवेश बढ़ने और व्यापार घाटा कम होने से भारतीय रुपए में अब मजबूती आएगी और अगर भारत का रुपया मजबूत होगा तो राहुल गांधी जैसे जो लोग हैं उनसे एक और मुद्दा छिन जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच इस समय करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। भारत अमेरिका को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है, जबकि अमेरिका से भारत 4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। तो इसमें एक इम्बैलेंस है जो आप देखते हैं। हम अमेरिका को सामान ज्यादा बेचते हैं और उससे खरीदते कम है और इस व्यापार में भारत को करीब 3,80,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। अब भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा और देखिए। भारत एक वर्ष में पूरी दुनिया को करीब 39 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसमें यूरोपियन यूनियन को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए और अमेरिका को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है। यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को मिलाकर भारत लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ इन दो देशों को, ईयू को और अमेरिका को। वहीं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया को भारत लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। इस आंकड़े से साफ होता है कि सिर्फ 2 ट्रेड डील्स करने से ही भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 37% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है, सेफ हो चुका है। ये एक तरह से भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाता है। आज भारत ने अमेरिका के साथ इतनी अच्छी ट्रेड डील कर ली है, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील कर ली है। ये बताता है कि भारत की ताकत है। अब आपको एक टैरिफ चार्ट दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस समय भारत पर उसके पड़ोसी देशों के मुकाबले टैरिफ सबसे कम है। बाकी की पूरी दुनिया कहां खड़ी है देखिए। इस समय अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% टैक्स लगाया है, जबकि चीन के सामान पर 34 से 37% और वियतनाम पर 20% टैक्स है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया पर अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाया है। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों के सामान हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं और पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते बिकेंगे और बाकी देशों के मुकाबले भारत पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है, सिर्फ 18% है, जो बाकियों से कम है। अगर हम ब्रिक्स देशों को देखें तो वहां भी ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50% और दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज साफ कहा कि इस डील में भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी इन सेक्टर्स को अमेरिका की कंपनियों के लिए नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष इस डील को लेकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं
उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा, अमेरिका पहले भी ये चाहता था कि वो भारत के कृषि सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में उसे प्रवेश मिलना चाहिए और भारत के कृषि सेक्टर में उसके सामान को यहां पर लाकर बेचने की उसे इजाजत चाहिए थी। और भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि हम अपना कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर आपके लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि इससे हमारे किसानों के जो हित हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और हम अपने किसानों के हितों को हम एक तरफ ताक पर नहीं रख सकते। और अब जाकर अमेरिका इस शर्त को लेकर मान गया है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक और व्यापारिक रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने 9 बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते किए हैं। भारत ने, आपको याद होगा, 2 फरवरी को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, जिसके बारे में अभी हम आपको बता ही रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के साथ पिछले 5 महीनों से चल रहा ये ट्रेड वॉर अब हमने समाप्त कर दिया। फिर इसी साल 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। पिछले ही साल भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ भी बड़े व्यापारिक समझौते किए। 2024 में भारत ने स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों के संगठन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए। और इसी तरह 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ भी व्यापारिक समझौते किए थे। ये 9 ट्रेड डील्स ये बताती हैं कि भारत सिर्फ अपने देश में सामान बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसका बनाया हुआ सामान अब पूरी दुनिया में बिके। भारत का सामान अब दुनिया के हर बाजार में आपको मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि सभी समझौते सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। इनसे भारत में निवेश आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों को रोजगार मिलता है और दुनिया भर में भारत की ताकत और पहचान भी मजबूत होती है। और यही वजह है कि अब भारत धीरे धीरे एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंग्रेजी में एक चर्चित शब्द है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। इसका मतलब होता है कुछ छूट जाने का डर। आज दुनिया भर के देशों में भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर यही सोच बन रही है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है, यानी इतना बड़ा बाजार भी है। ऐसे में भारत एक बड़ा बाजार है। अब हर देश चाहता है कि वो जल्द से जल्द भारत का व्यापारिक पार्टनर बन जाए। इसलिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पहले 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन और फिर अमेरिका ने भारत के साथ समझौता कर लिया। इसी महीने ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और अगले महीने मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री भी भारत आने वाले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के साथ भी भारत व्यापारिक समझौता कर सकता है। तो अब आप देख लीजिए, आज कनाडा भी हमारे साथ समझौता करना चाहता है, ब्राजील हमारे साथ समझौता करना चाहता है, EU के साथ हम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कर चुके हैं, ब्रिटेन के साथ हम कर चुके हैं। पूरी दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ हमने बड़े बड़ी जो ट्रेड डील्स हैं वो कर ली हैं। और इसीलिए जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो नया समझौता हुआ है अमेरिका से, ये किस शर्तों पर हुआ और अभी क्यों हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि असल में ये जो फोमो है ये अमेरिका को भी महसूस हो रहा होगा कि ऐसा ना हो कि भारत ये सारे समझौते करते करते इतना आगे बढ़ जाए कि फिर हमारी बार्गेनिंग पावर ही चली जाए। लेकिन एक बात और भी है कि ये व्यापारिक समझौता अमेरिका के साथ करके हमें सिर्फ व्यापार का फायदा नहीं होगा। ये बात सिर्फ लोगों के रोजगार की नहीं है, ये बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये बात है अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ दोस्ती करने की। आज समय ऐसा है कि आप अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक खराब संबंध लेकर भी नहीं चल सकते। अमेरिका भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहता है और दुनिया के बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अच्छी रहे, उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहें। अगर भारत और अमेरिका जैसे देशों के रिश्ते आपस में ज़रा से भी कुछ खटास से भर जाते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी पर पड़ता है और ये होने से चीन अचानक से मजबूत हो जाता है। इसीलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। 10 महीने एक अग्नि परीक्षा की तरह थे।
10 महीने तक दोनों देश एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर लगातार खड़े रहे, ये सोचकर कि देखते हैं कौन सा देश पहले पलक झपकाता है। और शायद अमेरिका ने पहले पलक झपकाई और भारत ने उस समय को क्लिंच कर लिया और इस डील के लिए हां कर दी। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। आपको नई खबर बताते हैं आपके सुरक्षित हवाई सफर के बारे में, जिसे लेकर आपको याद होगा अहमदाबाद में जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था तो लोग हवाई सफर को लेकर बड़े डर गए थे और उसके बाद से एयर सेफ्टी को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। हमारे देश में जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है लोग डर जाते हैं। आपको याद होगा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बारामती में एक और प्लेन क्रैश हुआ जिसमें एक हमारे देश के बड़े नेता अजीत पवार, उनकी मृत्यु हो गई। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की नई इंक्वायरी में यह पता चला है कि 1 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु आ रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ हो गया था। फ्यूल कंट्रोल स्विच से ही विमान के इंजन्स को ईंधन की सप्लाई होती है। आपको याद होगा अहमदाबाद में भी इसी मॉडल का जब प्लेन उड़ा था उसका फ्यूल सप्लाई बंद हो गया था और यह स्विच ऑफ पाया गया था। अब एक और विमान का वही स्विच ऑफ हो गया। जांच के बाद पता चला कि इस 787 ड्रीम लाइनर विमान के लेफ्ट और राइट दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन ऐसा है कि अगर इसे गलत एंगल या गलत तरीके से दबा दिया जाए तो यह अपने आप बंद हो सकता है और रन मोड से अपने आप कट ऑफ की तरफ यह स्विच खिसक जाते हैं। यह डिजाइन का एक फॉल्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि उड़ान के दौरान अगर गलती से भी पायलट का इस स्विच के पास हाथ लग जाए या कहीं इस स्विच को पायलट गलती से दबा दे, किसी गलत एंगल से दबा दे, तो इंजन्स को ईंधन की सप्लाई अचानक रुक सकती है। हालांकि सही प्रक्रिया और सही दिशा में ऑपरेट करने पर यह फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप बंद नहीं होंगे। डीजीसीए के मुताबिक यह एक मैनुअल प्रॉब्लम है, यानी यह कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, बल्कि विमानों को सही तरीके से ऑपरेट करने का मुद्दा है। यानी यहां भी बात पायलट पर ही आ गई कि उन्होंने इस स्विच को ठीक से नहीं दबाया, ठीक से ऑन नहीं किया। आज हमने यात्री विमान उड़ाने वाले पायलट से बात की और उन्होंने हमें यही बताया कि दूसरे किसी विमान में गलत एंगल या गलत तरीके से दबाने की वजह से फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप बंद नहीं होते, जैसे कि इस विमान में हो रहे हैं। आमतौर पर फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से फूल प्रूफ होता है, यानी जब तक उन्हें जानबूझकर ऑन या ऑफ ना किया जाए तब तक उनकी पोजीशन अपने आप बदलती नहीं है। तो फिर ऐसा बोइंग के इस 787 ड्रीम लाइनर विमान में ही क्यों हो रहा है? और अगर बोइंग को यह बात पता है तो फिर उन्होंने अपने विमानों में मौजूद इस समस्या को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? बड़ा सवाल यह है कि क्या अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट से यही पता चला था कि टेक ऑफ करते ही विमान का फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच ऑफ हो गया था। और आपको याद होगा बहस यही हो रही थी कि यह स्विच अपने आप ऑफ हुआ था या किसी पायलट ने जानबूझकर इसे ऑफ कर दिया था और या फिर पायलट से गलती से यह स्विच ऑफ हो गया था। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं। मदद बस एक कॉल दूर है। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर हवाई जहाज में यात्रा करते होंगे और हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बाद से देश के बहुत सारे लोगों के मन में एक डर है कि हमारी हवाई यात्राएं कितनी सुरक्षित हैं, जिन हवाई जहाज़ों में आप चलते हैं वो कितने सुरक्षित हैं, उनका जो टेक्निकल ऑडिट होता है उसमें क्या पता चलता है आम पैसेंजर को
यात्री को कभी पता ही नहीं चलता कि जिस हवाई जहाज में वो टिकट लेकर जा रहा है उस हवाई जहाज की सेहत कैसी है, उसका टेक्निकल स्वास्थ्य कैसा है, कहीं जिस हवाई जहाज में वो जा रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं है। इसी बारे में लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ऐसे आंकड़े दिए हैं जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। जनवरी 2025 से डीजीसीए की जांच में देश की 6 बड़ी एयरलाइंस के 754 विमानों में से 377 विमानों में तकनीकी खराबी पाई गई है। यानी हर 2 में से 1 विमान में हमारे देश में कोई ना कोई तकनीकी खामी मिली है। एयर इंडिया के 267 विमानों में से 191 विमान यानी लगभग 72% विमानों में तकनीकी खराबी पाई गई। ये एयर इंडिया का हाल है। 71% विमानों में कोई ना कोई तकनीकी खराबी मिली। सिर्फ एयर इंडिया के 166 विमानों में से 137 में खराबी मिली है। यानी 82% विमानों में कुछ ना कुछ तकनीकी समस्या मिली है। जो पहला आंकड़ा था वो पूरे एयर इंडिया ग्रुप का था, ये आंकड़ा सिर्फ एयर इंडिया का है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 में तकनीकी खराबी पाई गई। ये अभी तक पूरा एयर इंडिया का ब्रेकअप है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में सबसे कम तकनीकी समस्या मिली है। इंडिगो के 405 में से 148 विमानों में तकनीकी खामियां मिली। स्पाइस जेट के 43 विमानों में से 16 में खामियां मिली और आकाशा एयर के 32 में से 14 विमानों में तकनीकी खराबी मिली। सरकार ने संसद में कहा कि डीजीसीए लगातार विमानों की जांच कर रहा है और देश में एविएशन सेफ्टी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीजीसीए ने पिछले वर्ष 5800 से ज्यादा बार निगरानी और सुरक्षा और तकनीकी जांच की है विमानों की। बड़ा सवाल यह है कि जिन विमानों में तकनीकी खराबी मिल रही हैं उनमें यात्री आखिर किस भरोसे पर सफर कर रहे थे या आगे चलकर करेंगे। अब सोचिए, जिन विमानों के बारे में मैंने आपको आज बताया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन विमानों में यात्रा की होगी जिनमें कोई ना कोई तकनीकी खराबी पाई गई। आपको याद होगा ऐसी ही एक तकनीकी खराबी 1 फरवरी को एयर इंडिया के एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में भी हुई थी और ये विमान तब लंदन से बेंगलुरु आ रहा था। उड़ान भरने से पहले इस विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच 2 बार अपने आप बंद हो गया और इसी स्विच से विमान के इंजन को ईंधन की आपूर्ति होती है। ईंधन इंजन तक पहुंचता है। और आपको याद होगा जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था उसमें भी यही समस्या थी कि जो फ्यूल का जो पॉइंट था वो अचानक से बंद हो गया था और इंजन तक ईंधन पहुंचना बंद हो गया था। आपको ये बात याद होगी, जो फ्यूल स्विच था वो अपने आप ऑफ हो गया था। ये सब के बावजूद ये विमान वहां से टेक ऑफ करके बेंगलुरु पहुंच गया। अब ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से 1 हफ्ते में यह जवाब मांगा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी होने की आशंका के बावजूद इस विमान को उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई, ये विमान उड़ा कैसे, और इसके बारे में आप हमें 1 हफ्ते में रिपोर्ट बनाकर दीजिए। खास बात यह है कि अगर इतनी बड़ी खराबी इस विमान में देखने को मिल रही है तो इस विमान को उड़ान भरनी ही नहीं चाहिए थी। और इस प्रकार से जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हर हवाई यात्री को एक डर लगना शुरू हो जाता है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम एयरलाइन के भरोसे पर, उन पर विश्वास करके उन विमानों की टिकट लेते हैं, उन विमानों में बैठते हैं और अपनी जान एक प्रकार से उन एयरलाइंस के सामने रख देते हैं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।